Good morning, students. Welcome to class 11th Microeconomics. Today, we are going to start our chapter number 10, Forms of Market. आज बेटा हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट. मार्केट के फॉर्म्स यानी मार्केट के टाइप्स. मार्केट के टाइप फॉर्म्स तो बाद में पढ़ेंगे क्या होता है. पहले हमें ये पता होना चाहिए मार्केट क्या होती है. व्हाट इज द मार्केट? द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द मार्केट? मार्केट क्या होती है? तो सर क्या कहेंगे? सर एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक मार्केट होती है, एक जगह होती है जहां पर सामान बिकता है, जहां से हम चीजें खरीद कर लाते हैं, वो मार्केट है ना. तो हियर इज द क्वेश्चन दैट व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट होती क्या है? तो बताइए बेटा क्या होती है मार्केट? व्हाट इज अ मार्केट? दोनों होते हैं जहां पर सर, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों होते हैं. जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं, वो मार्केट है. सपोज आपके घर के पास में ही एक शॉप है, वो उस पे सेलर भी अवेलेबल है, बायर भी अवेलेबल है, तो क्या वो मार्केट है? बताओ, क्या वो मार्केट है? नो सर. नहीं है. हु इज सेइंग नो? सर ईशा. ईशा. तो बेटा ईशा फिर क्या है मार्केट? अगर वो मार्केट नहीं है तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं. यस सर. अच्छा, जैसे पास में कोई ऐसी मार्केट जहाँ पे दुकानें होती हैं, सब तरह का सामान मिलता है, कुछ भी खरीद लो जाके, वो मार्केट हो जाती है ना? यस सर सर. नहीं. नहीं. क्या होती है फिर मार्केट? सर मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो भी गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए, फैसिलिटेशन के लिए, उसके लिए. ओके. तो हु इज सेइंग दैट आंसर? किसने दिया था आंसर ये? सर वंशिका. वंशिका. वेरी गुड वंशिका. तो यस, द क्वेश्चन वाज व्हाट वाज अ मार्केट? मार्केट क्या होती है? तो मार्केट इज अ प्लेस, अ मार्केट is a place where the buyers and sellers comes in contact with each other. A market is a place where buyers and sellers comes in contact with each other through any means of communication. A market is a place where buyers and sellers comes in contact with each other through any means of communication. Market एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं. क्यों आते हैं? हमें ऑब्वियसली ये बात पता है, बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला, तो वो जनरली गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे. वो हाय हेलो करने नहीं जा रहे हैं एक दूसरे से. सेलर बायर को हाय करेगा, बायर सेलर को हेलो करेगा? नहीं. A market is a place where the buyers and sellers comes in contact with each other through any means of communication. किसी भी कम्युनिकेशन का कोई भी साधन के थ्रू, किसी भी मीन्स के थ्रू वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, थ्रू गिविंग इफेक्ट टू द सेल एंड परचेज ऑफ द कमोडिटी. किसी भी गुड को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, या गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए जब बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं विद एनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट. वो प्लेस क्या होती है बेटा? वही प्लेस हमारी मार्केट होती है. और वो प्लेस मार्केट है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलेंगे गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए. देन एलिमेंट्स ऑफ अ मार्केट. मार्केट के एलिमेंट्स. फर्स्ट इज एरिया. मार्केट के अंदर या मार्केट कॉन्स्टिट्यूट द एंटायर एरिया विच कम्स
where the buyers and sellers comes in contact with each other. वो सारा एरिया मार्केट में ही काउंट होगा जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए। तो एरिया होना जरूरी है, बायर्स एंड सेलर्स, बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी है। बायर मतलब गुड्स को खरीदने वाला, सेलर मतलब गुड्स को बेचने वाला। देन कॉमोडिटी या प्रोडक्ट, कॉमोडिटी होनी जरूरी है, वो गुड या वो सर्विस अवेलेबल होनी जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज कंपटीशन, और कंपटीशन भी होना जरूरी है। देयर मस्ट बी अ कंपटीशन, कंपटीशन भी होना चाहिए या कंपटीशन भी होता है। तो दीज आर द 4 एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द मार्केट। ये वो 4 एलिमेंट्स है जो मार्केट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पहला एरिया, वो सारा एरिया मार्केट के अंदर काउंट अप होता है जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं। बायर और सेलर का होना जरूरी है, कॉमोडिटी का होना जरूरी है, और देयर मस्ट बी अ कंपटीशन, और कंपटीशन का होना जरूरी है। अगर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं देन देयर इज अ मार्केट, इट इज अ मार्केट, वो हमारी मार्केट है। तो अब बेटा हमने मार्केट पढ़ लिया। नाउ द फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मार्केट के फॉर्म 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं हम मार्केट को। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड सेकंड इज imperfect competition. First is perfect competition and second is imperfect competition. Forms of market means types of market. Market के types, market कितने तरह की होती है? तो 2 तरह की मार्केट है बेटा। कितने तरह की मार्केट है? 2 तरह की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में ही एक मार्केट है। आपने रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, वेयर द प्राइस पर यूनिट डज नॉट चेंज, जहां पर पर यूनिट प्राइस चेंज नहीं होते, वो होती है परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बेटा 3 तरह की मार्केट हमारे पास होती है। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। 3 तरह की मार्केट होती है इम्परफेक्ट के अंदर, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स एग्जिस्ट। 3 तरह की मार्केट होगी, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। तो 2 तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर 3 तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में ही मार्केट होती है। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला जो पार्ट है बेटा ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है, ये डिलीटेड है, ये हमें नहीं पढ़ना। तो हमें सिर्फ एक ही मार्केट पढ़नी है, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन। हमें कौन सी मार्केट पढ़नी है? सिर्फ एक ही मार्केट पढ़नी है, परफेक्ट कंपटीशन। हमें रिमेनिंग 3 तरह की मार्केट नहीं पढ़नी। ऑल्दो आप ही जानते हो मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन रेवेन्यू में आपको मैंने पढ़ाया था जहां पर यूनिट प्राइस चेंज हो जाते हैं, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट होती है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही है जो हमें पढ़नी है। बेटा क्या क्या पढ़ना होता है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है? मार्केट की डेफिनेशन पढ़नी होती है। जो एक पर्टिकुलर मार्केट हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन की वो एग्जैक्टली मार्केट होती क्या है, और उस मार्केट के फीचर्स हमें पता होने चाहिए कि उस मार्केट के फीचर्स क्या है। तो पहले हमारे सिलेबस में 4 तरह की मार्केट थी, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। बट इस साल के लिए, इस ईयर में सिर्फ हमें परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ना है। हमारे पास सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन वाली ही मार्केट है, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट हमें नहीं पढ़नी। तो स्टूडेंट्स वी हैव द टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन। हमें परफेक्ट कंपटीशन वाली मार्केट डिटेल में पढ़नी है। तो नाउ वी हैव परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? इट इज
that form of market in which there are large number of buyers and sellers. It is that form of market in which there are large number of buyers and sellers of homogeneous product. बेटा नाम से हमें कुछ पता चल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन. कंपटीशन है तो, टक्कर है तो, बट कैसी है वो? परफेक्ट. परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? एक ऐसी मार्केट जहां पर बायर और सेलर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं. किसके? होमोजीनियस प्रोडक्ट के. ये रहे दो फीचर्स हमें यहीं से मिल जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड द अदर वन इज होमोजीनियस प्रोडक्ट. ये होमोजीनियस प्रोडक्ट की वजह से ही हम इसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है एक जैसा. परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर एक जैसा प्रोडक्ट बिकता है, एक जैसी कमोडिटी होती है, जिसकी वजह से सबके प्राइस सेम होते हैं. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइसेस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट सेलर्स. ऐसा नहीं है कि सेलर ए एक गुड 10 रुपए का बेच रहा है, वही गुड सेलर बी 12 रुपए का बेच रहा है और वही गुड सेलर सी 8 रुपए का बेच रहा है. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर बायर और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और कैसा प्रोडक्ट बिकता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट. मींस द प्रोडक्ट इज सेम, द प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज द साइज, शेप, कलर, ब्रांड, सब चीजों में एक जैसा प्रोडक्ट है. तो इसीलिए इसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन. कंपटीशन है तो, बट कैसा है वो? परफेक्ट. सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से प्राइस सेम रहते हैं. So that is perfect competition. It is that form of market in which there are large number of buyers and sellers of homogeneous product. एक homogeneous product के बहुत सारे buyers हैं, बहुत सारे seller हैं, seller भी बहुत सारे हैं, buyers भी बहुत सारे हैं. So let's see the features of perfect competition. देखते हैं बेटा perfect competition के features. First feature में definition से मिलता है, large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. Under perfect competition, the number of buyers and sellers are very large. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बायर और सेलर का जो नंबर है, बायर और सेलर की जो क्वांटिटी है, जो उनका साइज है, बहुत ज्यादा है. दैट्स व्हाई ईच बायर एंड सेलर हैव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन द एंटायर मार्केट. समझ रहे हो बेटा? ईच बायर एंड सेलर हैव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन इन द एंटायर मार्केट. हर एक बायर का, हर एक सेलर का टोटल एंटायर मार्केट में बहुत छोटा सा पोर्शन है, क्योंकि सेलर भी बहुत ज्यादा है, बायर भी बहुत ज्यादा है, तो हर एक का रोल कैसा हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा. इसी में बेटा पूछे जाते हैं फीचर्स. जो क्वेश्चन आपको आता है, फीचर्स पूछ सकते हैं आपसे परफेक्ट कंपटीशन के, और उसका इंप्लीकेशन पूछ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर फीचर का. व्हाट इज इंप्लीकेशन? इंप्लीकेशन क्या होता है? इसका इफेक्ट क्या होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट इज इंप्लीकेशन. क्या पता चलता है या क्या होता है? तो नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, और उसके साथ साथ उसका इंप्लीकेशन, इट्स इंप्लीकेशन. तो हर एक फीचर में, परफेक्ट कंपटीशन के हर एक फीचर भी हमें पता होना चाहिए, उसका इंप्लीकेशन भी पता होना चाहिए. अब देखो बेटा, इंप्लीकेशन क्या होगा, क्या इसका इफेक्ट होगा? जब सेलर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब टोटल मार्केट में बहुत ज्यादा सेलर होंगे. एक सिंगल सेलर प्राइस को चेंज नहीं करा सकता, या एक सिंगल सेलर सप्लाई चेंज नहीं कर सकता. टोटल मार्केट सप्लाई में उसका प्रोसेस जो होगा, उसका जो शेयर होगा बहुत कम होगा, क्योंकि बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं. उसी तरह से बायर, जब बायर बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, तो वो भी प्राइस को चेंज नहीं कर सकते अपनी डिमांड को चेंज करके. अगर अपनी डिमांड को सिंगल बायर चेंज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बायर बहुत ज्यादा हैं. अगर एक सिंगल सेलर अपनी सप्लाई कम कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा हैं. तो वन सिंगल सेलर और वन सिंगल बायर कुड नॉट अफेक्ट द, या कुड नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द मार्केट. एक सिंगल बायर और एक सिंगल सेलर मार्केट में चेंज लेकर नहीं आ सकता. दैट इज इट्स इंप्लीकेशन. ये इसकी इंप्लीकेशन है. बायर और सेलर ज्यादा होने की वजह से एक सिंगल बायर
मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता अपनी डिमांड को चेंज करके, और एक सिंगल सेलर मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता अपनी सप्लाई को चेंज करके। देन सेकंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस का मतलब है आइडेंटिकली सेम। द प्रोडक्ट सोल्ड इन दिस मार्केट इज होमोजीनियस, दैट इज आइडेंटिकल सिमिलर, विच इज आइडेंटिकल सेम। ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बिल्कुल सेम होती हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ साइज, शेप, कलर, ब्रांड एटसेट्रा, क्वालिटी, सारी चीजें बिल्कुल सेम होंगी। नाउ इट्स इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? जब मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, सभी एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब बायर के पास कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं होती, वो किसी एक पर्टिकुलर सेलर से जाके खरीदे। भाई एक पर्टिकुलर सेलर के पास तो हम जब भी जाएंगे ना, दूसरे को छोड़ के, जब उसके पास कुछ अलग मिल रहा होगा। बट जब सबके पास प्रोडक्ट एक जैसा है, सबके पास बिकने वाली कमोडिटी एक जैसी है जो बिल्कुल सेम है, तो हम किसी से भी ले सकते हैं। द बायर डज नॉट हैव एनी स्पेशल प्रेफरेंस टू गिव टू any seller or to buy the product from any specific seller। बायर यहाँ पर किसी को प्रेफरेंस नहीं देता, वो जिससे चाहे उससे खरीद सकता है। एक्जेक्टली, बायर किसी भी तरह से तैयार नहीं होगा टू पे हाई प्राइसेस और टू डिफरेंट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट इफ एनी सेलर मेक एनी अटेम्प्ट इन चार्जिंग फ्रॉम द बायर। अगर सेलर किसी तरह से बायर से कोई हाई प्राइस चार्ज करने की कोशिश करता है, तब भी बायर हाई प्राइस चार्ज करने की टेक्निक में नहीं आएगा। वो सेलर को हाई प्राइस या डिफरेंट प्राइस पे नहीं करेगा, क्योंकि वो इस बात को जानता है सबके पास एक जैसा प्रोडक्ट है, सबके पास बिकने वाला प्रोडक्ट एक जैसा है और वो इस प्राइस पर अवेलेबल है। देन थर्ड, परफेक्ट नॉलेज। Both the buyers and sellers have perfect knowledge about the market as uniform price prevails in the market। जब मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट बिक रहा है तो सबके प्राइस भी एक जैसे होंगे, और बायर और सेलर दोनों ही इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट है और यूनिफॉर्म प्राइस एक जैसा ही रहेगा, यूनिफॉर्म प्राइस ही प्रिवेल होगा। नो बायर विल पे हाई प्राइस देन द प्रिवेलिंग प्राइस। बायर प्रिवेलिंग प्राइस पे किसी भी तरह का हाई प्राइस पे नहीं करेगा, और ना ही सेलर डिफरेंट बायर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है। बोथ द बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग कंडीशंस। अब बेटा इसकी इंप्लीकेशन क्या होगी? परफेक्ट नॉलेज की वजह से बायर हाई प्राइस नहीं पे करेगा और सेलर हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फर्म्स जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगी, वो एबनॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं कर पाएंगी। As both the buyers and sellers have perfect knowledge about the marketing conditions, buyers and sellers are completely aware that the uniform price prevails in the market. No buyer is ready to pay high prices or different prices for the same product, and no seller is in a position to charge different prices from different sets of consumers। तो अलग अलग बायर अलग अलग प्राइस पे नहीं करेंगे और ना ही अलग अलग सेलर अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट बेटा हमने पढ़ा था लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। बायर और सेलर बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। फर्म जब चाहे मार्केट में आ सकती है, फर्म जब चाहे मार्केट छोड़कर जा सकती है। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ बायर सेलर्स आर लार्ज इन द मार्केट। यही रीजन है सेलर बहुत ज्यादा है मार्केट में, क्योंकि उनके ऊपर किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं है। फर्म जब चाहे मार्केट में आ सकती है, फर्म जब चाहे मार्केट से छोड़कर अपने आप को जा सकती है। नाउ इट्स इम्प्लीकेशन, क्या इम्प्लीकेशन होगा? फ्रीडम ऑफ एंट्री signifies that the existing firm earning abnormal profits, new firms enter into the industry। जैसे ही फर्म को लगने लगता है कि वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तो नई फर्म्स तुरंत इंडस्ट्री में आ जाती हैं हाई प्रॉफिट देखकर, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है और प्रॉफिट जो वो एबनॉर्मल अर्न कर भी रही थी वो वापस नॉर्मल आ जाता है एंट्री से।
हमने दोनों पढ़ने हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री भी और एग्जिट भी। जब जब एबनॉर्मल प्रॉफिट वाली कंडीशन अराइज होने के चांसेस होते हैं, तब तब नई फॉर्म्स आ जाती हैं। एग्जिट जब जब पुरानी फॉर्म छोड़कर जाती हैं, वो लॉस में हो रही होती है, तब वो फॉर्म इंडस्ट्री छोड़कर चली जाती हैं। कब तक छोड़कर नहीं जाएंगी वो इंडस्ट्री को? दे विल लीव द इंडस्ट्री टिल द लॉसेस आर नॉट वाइप्ड आउट, जब तक उनके लॉस खत्म पूरी तरह से नहीं हो जाते। तो फ्रीडम ऑफ एग्जिट सिग्निफाइज दैट द फर्म लीव्स द मार्केट व्हेन दे आर इनकरिंग इन लॉसेस। जब जब फर्म लॉस में आ जाती है, तब तक वो इंडस्ट्री ऑफ मार्केट छोड़कर चली जाती हैं। दे विल लीव द इंडस्ट्री टिल द लॉस आर नॉट वाइड अप, वो अपनी इंडस्ट्री, अपनी मार्केट को छोड़कर चली जाएंगी जब वो लॉस में आनी शुरू हो जाती हैं। तो यहां से हमें पता चला बेटा, देयर इज नो बैरियर, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। देन फिफ्थ, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेटा हम सभी जानते हैं, चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है परफेक्टली मोबाइल, परफेक्टली इंगेज। देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द मार्केट। मार्केट के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली इंगेज होते हैं, विच एंश्योर्स यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज नो ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन इन देयर मूवमेंट। उनके मूवमेंट में किसी तरह का कोई ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब एक जैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में फॉर्म हो रहा है, तो सब लोग एक जैसे ही प्राइस पे करेंगे, एक जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, तो वो एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जाएंगे ही। क्यों? वो जहां वर्क कर रहे हैं वो वहीं वर्क करते रहेंगे एग्जिस्टिंग कॉस्ट पर ही, क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट सोल्ड हो रहा है, प्रोडक्ट एक जैसे प्राइस पर जाएगा, तो उनको जो रेम्यूनरेशन मिलनी है वो भी एक जैसी ही रहेगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में परफेक्ट मोबिलिटी रहेगी, मींस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल, वो एक जगह बिल्कुल परफेक्टली एंगेज रहेंगे। The next is lack of transportation cost. Under perfect competition, transportation cost is assumed to be nil. Perfect competition के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो जीरो है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर है भी तो भी उसे जीरो मान लेंगे। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूसर प्रेफर्स टू सेल इन नियर प्लेसेस एंड बायर्स प्रेफर टू बाय इट फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेस। क्योंकि बेटा जब एक जैसा प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है, तो किसी बायर और किसी सेलर के पास कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है उसे खरीदने और बेचने की। कोई बायर दूर नहीं जाएगा उसे लेने, वो पास से ही ले लेगा। क्यों? क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट ही मिल रहा है। वो दूर क्यों जाएगा? दूर जब जाना पड़ता है जब कुछ स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए होती है, कुछ डिफरेंशिएशन हमें चाहिए होता है, या कुछ हमें डिफरेंट चाहिए होता है। एक जैसा प्रोडक्ट मार्केट में है, चाहे पास से लो चाहे दूर से लो, एक जैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्राइस पर ही मिलेगा, प्राइस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो जाती है। फर्म्स नीड नॉट टू स्पेंड अननेसेसरी ऑन सप्लाइंग देयर गुड्स टू फार प्लेसेस। ध्यान से सुनेंगे, फर्म्स को कोई जरूरत नहीं होती कि वो अपने गुड्स दूर बेचें, as the firms can sell its products at any place and the buyers can buy it from any place which he likes। क्योंकि फर्म्स और बायर्स के पास कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है दूर जाके बेचने की, दूर जाके खरीदने की। वो बायर, वो फर्म्स, वो सेलर जब चाहे जहां चाहे वहां पर बेच सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज सिमिलर, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा सिमिलर है। द नेक्स्ट इज लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। बेटा सेलिंग कॉस्ट होती है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट इज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। जब एक जैसा प्रोडक्ट बिक रहा है मार्केट में, देयर इज नो नीड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट बाय द सेलर। सेलर को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेंगे।
एडवर्टाइज वो तब करते हैं जब बायर को कुछ नई इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे वाले के प्रोडक्ट से कुछ अलग है, कुछ बेहतर है, उसमें कुछ डिफरेंट है. बट व्हेन सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट इज सोल्ड इन द मार्केट, देयर इज नो नीड टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराने की कोई जरूरत नहीं है. The next important feature is a firm is a price taker. Firm is a price taker and industry is the price maker. A firm is the price taker and industry is the price maker. A firm has no control in price determination. Firm का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस को डिटरमाइन करने में. It neither affects the supply nor affects the demand. फर्म ना तो सप्लाई को अफेक्ट करती है ना ही डिमांड को अफेक्ट करती है. हम ये कह सकते हैं सिंपली अ फर्म इज द प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. ईच फर्म हैज टू एक्सेप्ट द प्राइस which is determined by the market forces of demand and supply. हर फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिटरमाइन होगा, यानी जो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होगा. देखो बेटा कैसे, ऐसे इधर डिमांड आएगी, ये सप्लाई होगी, जिस पॉइंट पर ये इक्वल होंगे इंटरसेक्ट करेंगे यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज द प्राइस. ये प्राइस डिटरमाइन हो जाएगा इंडस्ट्री से और यही प्राइस फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ये वाला यही प्राइस फर्म को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ध्यान रखेंगे हमेशा अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. फर्म जो है प्राइस टेकर है क्योंकि इंडस्ट्री प्राइस मेकर है. इंडस्ट्री डिटरमाइंस द प्राइस बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वेयर द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट विद द सप्लाई कर्व, द इंटरसेक्शन पॉइंट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट. इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या होगा बेटा, हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा, जिस लेवल पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल आएंगी. ये प्राइस डिटरमाइन हो गया और ये डिटरमाइंड प्राइस किसके पास चला जाएगा, फर्म के पास. ये हमारी फर्म है, ये हमारी इंडस्ट्री है. तो इंडस्ट्री ने प्राइस डिटरमाइन किया और फर्म के पास चला गया. The next we have demand curve under perfect competition. डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होगा? अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. बायर्स और सेलर्स हमें पता है बहुत ज्यादा होते हैं. किसके? होमोजीनियस प्रोडक्ट से. होमोजीनियस प्रोडक्ट यानी सिमिलर प्रोडक्ट बेचा जाता है, प्रोडक्ट सिमिलर है, प्राइस यूनिफॉर्म रहते हैं, जिसकी वजह से और वो प्राइस फिक्स करती है हमेशा इंडस्ट्री. हर एक फर्म प्राइस टेकर होती है एंड फेसेस आ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. डिमांड कर्व बेटा कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? हमने डिग्रीज पढ़ी थी इलास्टिसिटी की. तो ED इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है. क्वांटिटी कम भी हो सकती है, क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. एट द सेम प्राइस पर प्राइस चेंज नहीं होंगे. तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बेटा जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है? परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी AR इज इक्वल्स टू MR. एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस. रेवेन्यू वाले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था, AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस. प्राइस के इक्वल होता है हमेशा AR. एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है. और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर रेवेन्यू वाले चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि प्राइस पर यूनिट सेम रहते हैं. जब प्राइस सेम रहते हैं तो AR किसके इक्वल होता है? MR के. दैट्स व्हाई वी कैन कॉल दिस AR इज इक्वल्स टू MR इज इक्वल्स टू प्राइस. तो द डिमांड कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. ध्यान रखेंगे डिमांड कर्व कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व. Under perfect competition, the demand curve is perfectly elastic demand curve and the elasticity is zero. Sorry, infinity.
ध्यान रखेंगे इलास्टिसिटी कैसी है बेटा, इंफिनिटी है, और डिमांड कर्व कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक परफेक्ट कंपटीशन का, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, मार्केट पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स पढ़ लिए और इंप्लीकेशंस पढ़ ली। We have learned the definition of perfect competition. Perfect competition की definition हो गई बेटा, फीचर्स हो गए, फीचर्स के साथ उनकी implications हो गई। इम्परफेक्ट कंपटीशन हमारे सिलेबस में इस बार नहीं है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। तो इसी पॉइंट के साथ यहाँ पर हमारा ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। दैट्स ऑल फॉर स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।